नमस्ते बच्चों। फर्स्ट डे के लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा सबसे पहले हम वो रिवाइज करेंगे। ये हमारी प्रैक्टिस रहेगी कि जब भी हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लेंगे फटाफट से। यार ये 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा, लेकिन ये 2 मिनट आपको बहुत फायदा देकर जाएगा, क्योंकि अगर आपने जितने ज्यादा रिवीजन किए हैं चीजें उतनी अच्छे से याद होगी। तो हमने पढ़ा था कि स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो बोले यार लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। लेजिस्लेटिव का काम लॉ बनाने का होता है। तो यार कंपनीज एक्ट बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल गई थी। 12 सितंबर 2013 से कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो गया था। फिर दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जो एक्ट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, एक्ट को एप्लीकेबल करवाने के लिए काम करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि एक्ट का स्मूथ फंक्शन होता रहे, स्मूथ वर्किंग होते रहे, है ना। तो वो कहलाती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो एक्ट को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। तो एक्ट के इंप्लीमेंट करने के पर्पज से हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव बॉडी अपॉइंट कर रखी है कंपनीज एक्ट के अंदर 3 लेवल पर। एक था सेंट्रल लेवल, उस पर एमसीए था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। दूसरा रीजनल लेवल पर था रीजनल डायरेक्टर। तीसरा स्टेट लेवल पर था आरओसी, है ना। तो इन सब का काम एक्ट को इंप्लीमेंट करना होता है। फिर हमने देखा था जुडिशियल अथॉरिटी होती है, जो डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करती है। अब जुडिशियल अथॉरिटी का काम करने के पर्पज से एक्ट में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज बनाई है। एडजुडिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस टू डिसाइड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो यार कौन सही है, कौन गलत है, ये डिसाइड करने के पर्पज से हम जुडिशियल अथॉरिटी के पास जाते हैं। बट यार नॉर्मल कोर्ट में जाकर हमें तारीख पे तारीख नहीं लगवानी है, तो हमने क्या बोला, हमने एक्ट में ही अपनी क्या बना दी, अथॉरिटी बना दी। तो जो पर्सन एडजुडिकेशन का काम करता है उसे हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। और एक्ट में हमारी खुद की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। कौन? हाँ, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। बोलते जाना, चुप मत बैठना बेटा। जो फर्स्ट डे के लेक्चर में पढ़ा है आपको याद है, जस्ट मेमोरी से रिकॉल करो, जितना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा याद होगा। तो एनसीएलटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये डिस्प्यूट को सॉल्व करती है, ये अपील को सुनती है। ठीक है, यहां तक का हम फर्स्ट डे के लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। अब हम आगे का देखते हैं, है ना। यार कंपनी होती क्या है, कंपनी बनाई क्यों जाती है? इसका सिंपल आंसर होता है कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस करने के पर्पज से बनाई जाती है। कंपनी बनाने का पर्पज क्या होता है, क्यों बनाते हैं हम कंपनी? तो यार सीधी सीधी सी बात है कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो साथ में मिलकर किसी बिजनेस को करना चाहता है और उसके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे ऑप्शंस हैं। वो चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप बनाकर बिजनेस कर सकता है, वो चाहे तो पार्टनरशिप फर्म बनाकर बिजनेस कर सकता है, ट्रस्ट बना सकता है, सोसाइटी बना सकता है, एलएलपी बना सकता है, एचयूएफ बना सकता है। ये सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो यार मेरे पास और आपके पास चॉइस होती है, मुझे बिजनेस करना है, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बना लूं, पार्टनरशिप फर्म बना लूं, एचयूएफ बना लूं, एलएलपी बना लूं, सोसाइटी बना लूं, कंपनी बना लूं। अब यार सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये हैं, इनका एकमात्र पर्पस लीगल बिजनेस को ही चलाना है। तो यार फिर इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन क्यों रख रखे हैं हम? यार सबके अपने अपने फायदे होते हैं, सबके अपने अपने नुकसान होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी, एलएलपी, सोसाइटी, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। जब तक मैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेता तब तक मेरा बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता। अरे स्टार्ट ही नहीं होगा, कंटिन्यू तो छोड़ दो। लेकिन इनका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो यार मेरे ऊपर है कि मैं कौन सा बिजनेस फॉर्म चूज कर रहा हूं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है।
है ना। अब अगर मैं कंपनी बनाकर बिजनेस करना चाहता हूं, तो अब हम कंपनी की ही डिटेल देखेंगे। ये तो हमने एक जरा सा ओवरव्यू लिया कि बिजनेस करने के लिए मेरे पास दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी अवेलेबल हैं। जरूरी नहीं है कि मैं कंपनी बनाकर ही बिजनेस करूं, लेकिन मैं चूज कर रहा हूं कि मुझे तो कंपनी बनाकर ही क्या करना है, बिजनेस। तो हम जनरल मीनिंग अगर कंपनी का देखें तो कंपनी मतलब एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जो किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए बनाया जाता है ना। जनरल मीनिंग बोला, लीगल डेफिनेशन नहीं, लीगल डेफिनेशन अभी अपन देखते हैं। जनरल मीनिंग बोला कि कंपनी मतलब एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जो किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए बनाया जाता है। तो एट द एंड हम यही कह रहे हैं, कंपनी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस बिजनेस चलाना होता है। अब अगर मैं कंपनी के रूप में बिजनेस चलाना चाहता हूं तो यार कंपनी कैसे बनाऊं, और कंपनी होती क्या है लीगली, ये तो आपने जनरली बता दिया कि अगर बिजनेस करना है तो मैं कंपनी बना लूं, लेकिन लीगली कंपनी होती क्या है, चलो देखते हैं, है ना। लीगल डेफिनेशन हम कंपनी की देखते हैं। सेक्शन 2 दिया है, क्लॉज दिया है 20, है ना। ये स्टार्टिंग वाला सेक्शन है, ये क्या कहलाता है, क्लॉज। ठीक, तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन दी है। क्या बोला है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, वापस से, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यार 12th में भी यही डेफिनेशन पढ़ी थी, सीएसीडी में भी यही याद करके आया हूं मैं, कुछ नया बताओ आप। अब हमें डेफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे, उतनी डिटेल में जितनी तुमने आज तक नहीं पढ़ी होगी, मैं बताता हूं, है ना। इस डेफिनेशन को पढ़कर केवल एक चीज समझ में आती है कि कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है। आपने तो कंपनी की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होगी कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कैन्स यू बीस यू होता है। एंड नॉर्मली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं ये काहे में से निकलती है, यार ये तो डेफिनेशन में से ही निकलती है, लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर तो कुछ दिया ही नहीं है। ये डेफिनेशन तो एक चीज बोलती है, वही एसोसिएशन कंपनी कहलाएगा जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ हो, एंड इनकॉर्पोरेशन भी कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ हो या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेशन हुआ हो। अब सवाल ये उठता है, बोलिए इनकॉर्पोरेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है। इनकॉर्पोरेशन के अंदर दो चीजें आती है, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। क्या है, चलिए, है ना, डिटेल बता रहा हूं। ऐसी डेफिनेशन आपको डिटेल में इतने किसी ने नहीं बताई, सीएसईटी में भी नहीं, 12 तो छोड़ ही दो, है ना। कंपनी होने के लिए इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी होता है। इनकॉर्पोरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है यार, तो बोले इनकॉर्पोरेशन में दो चीजें आती है, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। बोले क्या मतलब, फॉर्म करना मतलब बनाना, मेक, मतलब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ हो कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनी को बनाया गया हो कंपनीज एक्ट के हिसाब से। जिस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को मैं कंपनी बनाना चाहता हूं वो बनाने के लिए मैंने वो प्रोविजन कंप्लाई किए हो जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हैं, उस रेसिपी को फॉलो किया हो जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दी गई है। दूसरा, फिर बनाने के बाद मैंने उसका क्या करवाया हो, रजिस्ट्रेशन, वो भी कहां करवाया हो, कंपनीज एक्ट के अंदर। जब ये दोनों काम मैंने कंपनीज एक्ट में किए हैं तब माना जाता है कि कंपनी का क्या हुआ है, इनकॉर्पोरेशन हुआ है। तो यार वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसका इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 में होता है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी कहलाता है।
बोले यार इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? बोले इनकॉर्पोरेशन के लिए दो चीजें होती है। एक होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनाना, कि उसे बनाया गया हो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई करके। दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन, मतलब उसका नोटिंग या रजिस्ट्रेशन कराई गई हो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। बोले क्या मतलब? ये फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, है ना? तो फॉर्म करना मतलब होता है बनाना। अब बेटा है ना, जब भी कंपनी होती है तो कंपनी दो ही होती है, या तो कंपनी प्राइवेट होगी या कंपनी पब्लिक होगी। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, हमने तो बहुत सारी तरीके की कंपनी पढ़ रखी है। होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट बेसिकली कंपनी दो ही तरह की होती है, या तो कंपनी प्राइवेट होगी या कंपनी पब्लिक होगी। वो पब्लिक होने के साथ साथ होल्डिंग हो सकती है, सब्सिडरी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंपनी हो सकती है। वो प्राइवेट होने के साथ साथ ओपीसी हो सकती है, स्मॉल कंपनी हो सकती है, होल्डिंग कंपनी हो सकती है, सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, एसोसिएट कंपनी हो सकती है। तो कहने का मतलब वो जितनी तरह की कंपनी हमने पढ़ी है वो सब सब कैटेगरीज हैं कंपनी की। ब्रॉडली तो यार कंपनी दो ही तरह की होगी, या तो कंपनी क्या होगी, प्राइवेट होगी मेरे बच्चे, या कंपनी कैसी होगी, पब्लिक। तीसरी कैटेगरी की कंपनी होती ही नहीं है। ओपीसी भी प्राइवेट ही होती है, स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट ही होती है, प्रोड्यूसर कंपनी भी प्राइवेट ही होती है। ये कोई अलग कैटेगरी की कंपनीज नहीं है। तो यार कहने के लिए सीधी सीधी सी बात यही है, कंपनी तो दो ही तरह की होती है, या तो प्राइवेट होगी या कंपनी कैसी होगी, पब्लिक। अब अगर मैं फॉर्मेशन करना चाहता हूं प्राइवेट कंपनी का, तो यार कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए जो प्रोविजंस दिए हैं उन प्रोविजंस को कंप्लाई करूं, प्राइवेट कंपनी बना लूं। मुझे फॉर्मेशन करना है पब्लिक कंपनी का, तो यार कंपनीज एक्ट में पब्लिक कंपनी को बनाने के पर्पज से जो प्रोविजंस दिए हैं उन्हें कंप्लाई करो, कंपनी बना दो। क्या मतलब? जैसे हमें सबसे पहले मेंबर रखने पड़ेंगे, तो एक्ट बोलता है हाँ हाँ प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। पब्लिक में मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। फिर क्या मतलब? बोले डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते हैं, प्राइवेट में 2, मैक्सिमम 15, पब्लिक में मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। फिर क्या करने पड़ते हैं? डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर क्या? खूब सारे फॉर्म्स तैयार करने पड़ते हैं, है ना? तो अगर मैं प्राइवेट कंपनी बना रहा हूं तो मैं मेंबर्स वाले ये प्रोविजन कंप्लाई करूं कि मैं मिनिमम 2 रखूंगा, मैक्सिमम 200 रखूंगा। फिर मैं डायरेक्टर कम से कम 2 अपॉइंट करूं। फिर मैं मेमोरेंडम आर्टिकल वो वाला बनाऊं जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। फिर मैं फॉर्म्स तैयार करूं, तो बोला जाएगा कि मैंने फॉर्मेशन किया है कंपनी का कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। यार मुझे तो पब्लिक कंपनी बनानी है, अगर मुझे पब्लिक कंपनी बनानी है तो जो प्रोविजन पब्लिक कंपनी के दिए हुए हैं कंपनी एक्ट के अंदर वो कंप्लाई कर लूं यार मैं। बोले क्या मतलब? तो मेरे मिनिमम मेंबर कितने रखने पड़ेंगे? 7, ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। मिनिमम 3 डायरेक्टर अपॉइंट करूं, मैक्सिमम 15। फिर मैं मेमोरेंडम आर्टिकल बनाऊं, वो मेमोरेंडम आर्टिकल या मेमोरेंडम आर्टिकल जिसमें पब्लिक कंपनी के प्रोविजन होना चाहिए, मैं वो मेमोरेंडम आर्टिकल बना के तैयार करूंगा। फिर मैं फॉर्म्स वगैरह बनाऊं। तो अगर मैं प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता हूं, मुझे प्राइवेट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है, तो मेरे भाई मेरे बच्चे, प्राइवेट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या इनकॉर्पोरेशन के अंदर दो चीजें होती है, फॉर्मेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होता है। फॉर्मेशन के लिए फॉर्म करना मतलब होता है बनाना। तो मैं बनाऊंगा कौन सी कंपनी को? प्राइवेट कंपनी को। और कब माना जाएगा कि मैंने प्राइवेट कंपनी बनाई है कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली? तो सिंपल वर्ड में जो प्रोविजन प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हैं वो मैं कंप्लाई कर लूं, तो मैंने फॉर्मेशन कर दिया है प्राइवेट कंपनी का। अगर मुझे पब्लिक कंपनी बनानी है तो जो प्रोविजन कंपनीज एक्ट के अंदर पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए दिए वो मैं कंप्लाई कर लूं, फॉर्मेशन हो गया पब्लिक कंपनी का कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली। अब इनकॉर्पोरेशन में दो चीजें हैं, फॉर्मेशन है और रजिस्ट्रेशन है।
तो यार फॉर्मेशन तो मैंने कर लिया, बना तो मैंने दिया है, अब मैं क्या कराऊंगा, इन सब डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म्स को नोट डाउन करवाऊंगा। किसके पास? रोजी आंटी के पास, जिसे टेक्निकली बोलते हैं क्या करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर मैं किसके पास जाऊंगा, आरओसी के पास। अरे हाँ यार, फिजिकली नहीं जाना है, मैं आरओसी के पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स की क्या कर दूंगा, फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में। मुझे सारे डॉक्यूमेंट किसके पास पहुंचा देने हैं, आरओसी के पास। अब आरओसी फिर इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, चेक करता है। आरओसी बहुत बड़ा चेक होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करोगे सब चेक करेगा। चेक करने के बाद सारी चीजें अगर प्रॉपर हैं, उसे लगता है वो सेटिस्फाइड है कि आपने लॉ के सारे प्रोविजंस का क्या किया है, कंप्लायंस किया है, तो वो हमारी कंपनी का क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन। अब उसने हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, बहुत अच्छा किया। अब मेरे को भी तो प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ मुझे प्रूफ चाहिए। किस बात का प्रूफ चाहिए, कि मेरी कंपनी का क्या हो गया है, रजिस्ट्रेशन। तो फिर वो रजिस्ट्रेशन का प्रूफ इशू करता है, जिसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, COI। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का एक तरह से क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। मतलब जैसे ही कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है, एज सुन एज कंपनी गेट्स COI, मान लिया जाता है कि कंपनी का क्या हो गया है, हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया है, कंपनी का बर्थ हो गया है, टेक्निकली बोलूं तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गई है। तो यार ये डेफिनेशन जो है वो यही बोलती है कि इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है। इनकॉर्पोरेशन में दो चीजें आती हैं, फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन। प्लीज बोलो, चुप मत बैठे रहो, है ना। तो बोला है इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है। इनकॉर्पोरेशन में दो चीजें आती हैं, फॉर्मेशन आता है और क्या आता है, रजिस्ट्रेशन। फॉर्म करना मतलब बनाना, बनाने के लिए कंपनी दो ही है, प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है। अब अगर मुझे प्राइवेट कंपनी बनानी है तो जो प्रोविजन कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए दिए हैं मैं सब कंप्लाई कर लूं और मैं कौन सी कंपनी बना दूंगा, प्राइवेट कंपनी बना दूंगा। मुझे अगर पब्लिक कंपनी बनाना है तो जो प्रोविजन कंपनीज एक्ट के अंदर पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए दिए मैं कंप्लाई कर लूं, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। ये तो फॉर्म हुआ है, अभी रजिस्ट्रेशन भी तो करवाना है। तो यार सारे डॉक्यूमेंट्स की मैं फाइलिंग कर दूं रोजी आंटी के पास, आरओसी सारी चीजों को चेक कर लेगा और अगर मैंने सारे प्रोविजन कंप्लाई किए हैं तो मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर देगा। अब अगर मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो भैया मेरे को कुछ प्रूफ भी तो चाहिए। अगर प्रूफ चाहिए तो आरओसी क्या इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस डेट पर कंपनी को COI इशू हुआ है उस डेट पर कंपनी का क्या माना जाता है, हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू माना जाता है, बर्थ माना जाता है। एंड कंपनी काय में आ गई है, एग्जिस्टेंस में। सिंपल वर्ड में बोलूं तो कंपनी पैदा हो गई है। सपोज कंपनी को 10 नवंबर 2026 को COI मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में 10 नवंबर 2026 से कंपनी बनकर तैयार हो गई है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया है। अब आप कंपनी के नाम से बड़ी साई धंधा चालू कर सकते हो, नहीं बिजनेस कर सकते हो। तो ये हमने कंपनी की डेफिनेशन देखी, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, बोलते जाना। पहले हमने जनरल मीनिंग देखा कि यार कंपनी मतलब क्या होता है, तो बोले यार एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जो किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए बनाया जाता है। ये तो जनरल मीनिंग हो गया। टेक्निकल डेफिनेशन क्या हुई, तो यार सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर डेफिनेशन दी हुई है। और क्या बोला है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अब बोले यार ये इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, तो बोले इनकॉर्पोरेशन के अंदर दो चीजों का होना जरूरी है, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। बोले क्या मतलब, तो बोले जिस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को मैं कंपनी बनाना चाहता हूं उसका फॉर्मेशन करूं कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली।
जिस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को मैं कंपनी बनाना चाहता हूं उसका फॉर्मेशन करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन करा दूं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, तो वो क्या बन जाएगी कंपनी उस मोमेंट पर जिस मोमेंट पर सीओआई विल बी इशूड बाय द आरओसी। अब यार कंपनीज एक्ट 2013 यहां तक समझ में आया ना? वो मेरे बच्चे बोलते जाना, कुछ भी डाउट हो चैट बॉक्स के अंदर लिखो, बोलते जाओ, बस चुप मत बैठना, रिवाइज करते जाना घर पे बैठ के भी, है ना? अब कंपनीज एक्ट 2013 जो है यार, ये तो 2013 में आया था यार। हाँ आया था ना, तो 12 सितंबर 2013 को। हाँ तो बोले यार टाटा कंपनी, टाटा मोटर्स लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये तो बहुत पुरानी कंपनी है, 1960-70 में बनी, उसकी भी पुरानी हो सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति ने 1990 में कंपनी बनाई थी तब तो कंपनीज एक्ट 2013 नहीं था। आप समझे मेरी बात? जब धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाई तब तो कंपनीज एक्ट 2013 ही नहीं था, तो फिर इसमें रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही नहीं होगा। हाँ यार सही बात है। तो बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, इसलिए दूसरा वर्ड लिखा है एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बोले क्या मतलब? बोले यार 2013 के पहले कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए जो भी लॉ हुआ करता था, कौन सा होता था? कंपनीज एक्ट 1956। इसके पहले भी 5 तरह के कंपनीज एक्ट थे। हाँ हाँ सही सुन रहे हो तुम। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया की पहली कंपनी कौन सी थी? नहीं बता पा रहा? हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे अंग्रेज आए थे ना इंडिया में धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अपनी क्वीन के नाम से कंपनी लेकर ही तो आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भाई कंपनी का कॉन्सेप्ट आज का थोड़ी है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 300-400 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजों के जमाने का है। तो कंपनियां तो तब से बनी हुई आ रही है। तो अगर उस समय किसी ने कंपनी बनाई थी तो बोले यार उस समय, किस समय? जिस समय कंपनी बनाई गई थी, कंपनीज को बनाने वाला, रेगुलेट करने वाला जो भी लॉ था उसमें आप क्या करा लो? रजिस्ट्रेशन। उसमें जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। आज की डेट में अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो कंपनी से 2013 लगेगा। बट अगर पहले किसी ने कंपनी बनाई थी 2013 के पहले, तो उस समय जब उसने कंपनी बनाई थी उस समय जो भी एक्ट एप्लीकेबल होता था कंपनी लॉ वाला, कंपनी को रेगुलेट करने वाला, उसमें रजिस्ट्रेशन कराया हो, ये डेफिनेशन पूरी कंप्लीट होती है। तो अगर कंपनी बनानी है तो भाई इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन में दो चीज आएगी, फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन। वो भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। आज हो रहा है तो 2013 के हिसाब से, पहला हो रहा था तो उस समय जब कंपनी बनाई गई थी उसके हिसाब से। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? इंदौरी लैंग्वेज में, हम इंदौर के हैं तो इंदौरी लैंग्वेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। चलो अब हम थोड़ा सा और जनरल चीजें डिस्कस करते हैं, फिर अपन कल से पार्ट बी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जनरल मीटिंग। बट आज हमें कुछ और जनरल चीजें देखना है ना? तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। बोले क्या मतलब? यार पर्सन जो है वो दो तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे आप और मैं कौन से पर्सन है? नेचुरल पर्सन है। हमारा नेचुरल बर्थ हुआ है, नेचुरल डेथ होगी। कंपनी भी पर्सन तो है लेकिन कैसी पर्सन है? हाँ आर्टिफिशियल पर्सन है। सही पकड़े हैं। नेचुरल पर्सन का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, नेचुरल पर्सन की बॉडी होती है। नेचुरल पर्सन मतलब कौन? ह्यूमन बीइंग। आप और मैं कौन है? नेचुरल पर्सन है। हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, एंड हम हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस से ही जाने जाते हैं। अरे यार अगर मैं अपना नाम अमिताभ बच्चन रख लूंगा तो क्या मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा क्या यार? ऐश्वर्या राय मेरी ससुर, सॉरी यार, ऐश्वर्या राय मेरी बहू बन जाएगी क्या यार? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अमिताभ बच्चन अपना नाम रख भी लिया तो मेरी हाइट उतनी थोड़ी हो जाएगी। अगर अमिताभ बच्चन नाम के 1000 लोग भी आपके सामने आ जाएंगे तो आप इजीली पहचान लोगे कि कौन सा अमिताभ बच्चन।
हाँ, जो अलग ही लंबा दिख रहा है, तो वो उसके फिजिकल अपीयरेंस से पहचाना जाता है, वो उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस से पहचाना जाता है। लेकिन कंपनी पर्सन तो है, बट कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब यस, क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। जब आरओसी क्या इशू कर देता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का बर्थ किससे होता है? लॉ से। जब आरओसी क्या इशू कर देता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कंपनी एग्जिस्ट करती है, कंपनी है, बट इन द आईज ऑफ लॉ। कंपनी की बॉडी नहीं है, तुम्हारी और मेरी तरह कंपनी का शरीर नहीं है, कंपनी ह्यूमन बीइंग नहीं है। भले ही कंपनी पर्सन तो है, बट कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बोले तो बोले क्रिएटेड बाय लॉ है, मतलब उसका बर्थ भी लॉ से हुआ है, डेथ भी लॉ से होगी। मतलब जब सीओआई इशू किया था आरओसी ने, अभी हमने देखा ना, तब कंपनी का बर्थ हुआ था, तब कंपनी पैदा हुई थी। बोले ठीक है यार, बट आपका और मेरा तो नेचुरल बर्थ हुआ है, नेचुरल डेथ होगी। और हमारा बॉडी होती है, हमारे आंख कान नाक गला मुंह सब होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। अब बोले यार, ये यहां क्यों डिस्कस कर रहे हो, इसका यहां क्या संबंध है? तो समझो इस चीज को। बोले क्या कंपनी बनाई काहे के लिए? बोले लीगल बिजनेस करने के लिए। कंपनी बनाने का सोल ऑब्जेक्ट क्या है? बिजनेस करना। हाँ तो ठीक है, बनाइए ना कंपनी बिजनेस करने के लिए। लेकिन अगर कंपनी की बॉडी ही नहीं है, कंपनी के पास दिमाग ही नहीं है, तो फिर कंपनी बिजनेस करने के डिसीजन कैसे लेगी? सोचेगी कैसे? कंपनी के हाथ ही नहीं है, कंपनी काम कैसे करेगी? कंपनी की आंखें नहीं है, देखेगी कैसे? कान नहीं है, सुनेगी कैसे? मतलब कंपनी है, इंटेंजिबल की टेंजिबल? हाँ, इंटेंजिबल। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है मतलब तुम्हारी और मेरी तरह शरीर नहीं है, बॉडी नहीं है। अगर बॉडी होती तो क्या? तो कंपनी का दिमाग होता, वो खुद सोच लेती। कंपनी के हाथ पांव होते, खुद काम कर लेती। जैसे आपके और मेरे पास माइंड है, हम अपने बारे में सोच सकते हैं। हाथ पांव है, हम खुद कुछ काम कर सकते हैं, सारे काम हम खुद कर सकते हैं। वो बात अलग है, करते नहीं है, आलसी है। बट कंपनी तो चाहकर भी खुद कोई काम नहीं कर सकती ना यार। तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? बनाई थी तुमने बिजनेस करने के लिए, बिजनेस कैसे चलेगा? तो बिजनेस करने के पर्पस से कंपनी हमने बनाई है। एंड कंपनी के बिजनेस करने के जितने भी पावर होते हैं, वो हम इन दो अथॉरिटीज को देकर रखते हैं। दो अथॉरिटीज कौन कौन? एक होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक है शेयर होल्डर। लॉजिकल चल रहे हैं अपन। हम ये देख रहे हैं कि कंपनी में बोर्ड और शेयर होल्डर की जरूरत क्यों है, और बोर्ड और शेयर होल्डर होते कौन है। पहले हमने देखा कंपनी क्या है, कंपनी क्यों बनाई हमने। क्योंकि ये बेसिक चीज हम पढ़ लेंगे एक बार, तो कल से जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे चकाचक समझ में आएगा। क्योंकि ये चीजें आती जाएगी, रोज प्रोविजन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर वर्ड आएगा, वो चीज हम देख लेते हैं यार एक बार, है ना। तो हमने बोला कि भैया कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब क्रिएटेड बाय लॉ है, मतलब उसका बर्थ भी लॉ से होता है, डेथ भी लॉ से होती है। जब सीओआई इशू हो जाता है तब कंपनी पैदा होती है। एंड कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब उसकी बॉडी नहीं है ह्यूमन बीइंग की तरह, बट फिर भी कंपनी एग्जिस्ट करती है, बट इन द आईज ऑफ लॉ। आप और मैं नहीं देख पा रहे, लॉ देख पा रहा है। कभी आपने देखा किसी कंपनी को कैसी दिखती है? ऐश्वर्या राय जितनी सुंदर, अबे दिखती नहीं है कंपनी, दिखेगी कहां से? टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है। बोले क्या मतलब? जैसे रिलायंस, रिलायंस का ऑफिस मुंबई में है, एंटिलिया एंटालिया जो भी नाम है बिल्डिंग का। अब मैं उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर बोलूं ये बिल्डिंग रिलायंस कंपनी है, तो क्या वो रिलायंस कंपनी है? नहीं, नहीं मेरे बच्चे, नहीं। वहां रिलायंस कंपनी अपना बिजनेस करती है, वहां रिलायंस कंपनी रहती है, बिजनेस करती है, वो बिल्डिंग रिलायंस नहीं है। क्या मतलब? जैसे शर्मा जी हैं, मैं शर्मा जी के मकान के बाहर खड़ा होकर बोलूं ये मकान शर्मा जी है, अबे पागल हो गया है क्या?
ये मकान शर्मा जी नहीं है, यहां शर्मा जी रहते हैं। तो ढूंढ ले, वहां मिल जाएंगे, क्योंकि उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। बट कंपनी को तुम ढूंढोगे, नहीं मिलेगी, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। आप समझे मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी हो गई, नहीं नहीं, वहां कंपनी बिजनेस करती है, वो बिल्डिंग कंपनी नहीं है। तो बोले यार कंपनी दिखती नहीं यार, क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर बिजनेस कैसे करेगा? तो वही तो हम बोल रहे हैं कि बिजनेस करने के पर्पज से हम दो तरह की अथॉरिटीज अपॉइंट करते हैं। बिजनेस करने के पर्पज से कंपनी के जितने भी पावर्स हैं वो हमने इन दो अथॉरिटीज को डेलीगेट कर दिए हैं। तो ऑल द पावर्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग इट्स बिजनेस बीन डेलीगेटेड टू टू अथॉरिटीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर। बोले यार अब शेयर होल्डर कौन है? अरे यार ऑनर्स हैं कंपनी के। ऑनर्स क्यों है? भैया पैसा लगाया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी का ऑनर होता है अगर वो चीज उसने खरीदी है, उसने उसमें पैसा लगाया है। ये कॉन्सेप्ट माइंड में भर लो। फर्म के ऑनर कौन है? पार्टनर्स, क्योंकि कैपिटल लगाई उन्होंने। कंपनी का ऑनर कौन होता है? शेयर होल्डर, पैसा लगाया उन्होंने। जिसने भी पैसा लगाया चीज उसी की होती है। तो अगर पैसा किसने लगाया है? शेयर होल्डर ने, तो बट ऑब्वियसली वो चीज उन्हीं की हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो जस्ट लाइक मैनेजर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, जो ऑनर के बिहाफ पर कंपनी का क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑनर नहीं होते यार। ऑनर तो कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी के बिहाफ, सॉरी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। तो कंपनी को ये दोनों मिलकर चलाते हैं। कंपनी के बिजनेस चलाने के जितने भी पावर होते हैं वो इन दो अथॉरिटीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं। कुछ पावर शेयर होल्डर के पास है, कुछ पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। शेयर होल्डर जो ऑनर्स हैं, क्यों है ऑनर? उन्होंने पैसा लगाया कंपनी में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो मैनेजमेंट देख रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो एम्प्लॉय की तरह है, वो तो मैनेजमेंट देख रहे हैं यार, सीधी सीधी सी बात है। आप समझे मेरी बात? तो यहां मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट रन इट्स बिजनेस बाय इटसेल्फ, सो इट नीड सम नेचुरल पर्सन हु आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। एंड वो पर्सन दो कैटेगरी में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बीइंग्स ऑनर, क्यों? दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर्स होते हैं हु आर टेकिंग केयर ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग बिजनेस अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। अब कौन से मैटर पर डिसीजन शेयर होल्डर लेंगे, कौन से मैटर पर डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे? तो भाई इसके लिए तो अपने को कंपनीज एक्ट के प्रोविजन पढ़ना पड़ेंगे ना। जैसे जैसे हम प्रोविजन पढ़ेंगे उसमें लिखा जाएगा, अच्छा ये मैटर इस पर कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन शेयर होल्डर लेगा, नहीं नहीं ये मैटर तो इस मैटर पर कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। ये सब लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे जैसे हम प्रोविजन पढ़ते जाएंगे प्रोविजन में सारी चीजें आती जाएगी कि ये बट हाँ, उन प्रोविजंस का अगर मैं कंक्लूजन आपको बताऊं तो जो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स के पावर होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होते हैं। डे टू डे बिजनेस अफेयर्स मतलब भाई कंपनी जिस बिजनेस को करने के लिए बनाए है उस बिजनेस को करने के सारे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं। क्या मतलब? जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मोटर कार बनाती है, तो यार कार बनाने से रिलेटेड सारे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे। कार को बेचने के लिए कहां से रॉ मटेरियल लेना है, कहां बेचना है, क्या खरीदना है, कहां एजेंसीज लगानी है, कितने पर्सन अपॉइंट करने हैं, बिजनेस से रिलेटेड एक एक डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है। वो एम्प्लॉय है ना यार, मैनेजर है ना यार, उनको तो काम ही यही करना ना यार, उनका तो अपॉइंटमेंट इसी पर्पज से किया ना हमने यार। ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे कौन? शेयर होल्डर। वो तो ऑनर है, वो रूटीन का काम थोड़ी करेंगे। रूटीन का काम करने के लिए तो उन्होंने बोर्ड को रख रखा है। जो पैसा लगाता है वो क्या काम करता है, तो वो तो रूटीन का काम करेंगे नहीं। रूटीन का काम करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। शेयर होल्डर तो केवल स्पेशल नेचर का काम करते हैं। स्पेशल नेचर का काम मतलब भाई जो रूटीन का नहीं है, जो कभी कभी होने वाला काम है,
जो डेली रूटीन का काम नहीं है, कभी कभी होने वाला काम है, वो काम करते हैं शेयर होल्डर। अब यार कौन सा काम रूटीन का होगा, कौन सा काम डे टू डे बिजनेस अफेयर्स का होगा, तो भैया मेरे जैसे जैसे अपन प्रोविजंस पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा ना। और ये डिपेंड भी तो करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर, क्योंकि हर कंपनी का बिजनेस अलग अलग तरीके का होता है, तो कौन क्या काम करेगी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डे टू डे बिजनेस अफेयर्स करते हैं, शेयर होल्डर स्पेशल नेचर का काम करते हैं। जो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है शेयर होल्डर उसमें इंटरफेयर नहीं करता, वो डिसीजन बोर्ड ही लेगा, शेयर होल्डर उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और जो पावर शेयर होल्डर के पास है, मतलब जिन मैटर पर डिसीजन शेयर होल्डर को लेना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें इंटरफेयर नहीं करते, वो डिसीजन फिर कौन लेता है, शेयर होल्डर। तो इस तरह से हमने कंपनी को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, कंपनी की पावर्स को दो अथॉरिटी के अंदर डिवाइड कर रखा है कि भाई थोड़े काम तू कर, थोड़े काम तू कर, मिलजुल कर फिर हम कंपनी को क्या करेंगे, चलाएंगे। आप समझे मेरी बात। अब यार कंपनी में एक डायरेक्टर तो होता नहीं है ना, एक शेयर होल्डर होता है। क्या मतलब, तो मतलब ये प्राइवेट कंपनी तो कम से कम 2 डायरेक्टर तो होंगे, पब्लिक है तो कम से कम 3, प्राइवेट है तो कम से कम 2 शेयर होल्डर होंगे, पब्लिक है तो कम से कम 7। अरे ठीक है ओपीसी होती है, बट ओपीसी अब भी आई है, और ओपीसी इतनी नहीं होती है जितनी नॉर्मल प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती है यार। तो कहने का मतलब जब डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन लेंगे तो डिसीजन हमेशा मेजोरिटी से लिया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि मान लो कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं और हमें किसी मैटर पर उनकी अप्रूवल चाहिए तो 5 की 5 हां कर दें या 5 की 5 ना कर दें। ऐसा पॉसिबल है? रेगुलरली नहीं, नॉर्मली नहीं, रेयरली पॉसिबल भी हो सकता, मना नहीं कर रहा हूं। जैसे शेयर होल्डर को किसी मैटर पर डिसीजन लेना है, रिलायंस कंपनी, इमेजिन करो लाखों शेयर होल्डर हैं। अब अगर शेयर होल्डर को किसी मैटर पर डिसीजन लेना है तो सबकी सब उस पर हां कर देंगे या सबकी सब उस पर ना कर देंगे? रेयरली पॉसिबल है। तो फिर डिसीजन कैसे लिया जाएगा यार? तो डिसीजन हमेशा लिया जाता है मेजोरिटी से। कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू काम करती है एंड शेयर होल्डर के थ्रू काम करती है। चाहे बोर्ड डिसीजन ले कंपनी के बिहाफ पर, चाहे शेयर होल्डर डिसीजन ले कंपनी के बिहाफ पर, डिसीजन हमेशा मेजोरिटी से लिया जाता है। अब यार मेजोरिटी कैसे मालूम करेंगे? बोले वोटिंग कराएंगे ना उसके लिए। बोले क्या मतलब? जैसे कंपनी में है 150 शेयर होल्डर है, अब अगर हमें किसी मैटर पर डिसीजन लेना है तो हम 150 को बुला लेंगे, सबको बुलाएंगे कि चलो मीटिंग करते हैं। अब सब आएंगे और मीटिंग के अंदर मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे। अब मेजोरिटी किसकी तरफ है यार, ये कैसे मालूम पड़ेगा यार? तो फिर हम वोटिंग कराएंगे कि यार फेवर में जो वोट दे रहा है वो हाथ खड़े कर लो, अगेंस्ट में जो वोट दे रहा है वो बता दो। फिर हम काउंटिंग कर लेंगे और वोटिंग के थ्रू क्या पास करेंगे? रिजोल्यूशन। तो मेजोरिटी के वोट जिस तरफ आएंगे वो डिसीजन माना जाएगा। जैसे हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है सपोज इंदौर में, अब मुझे रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है मुंबई में। इसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल लगती है क्योंकि रूटीन का काम तो है नहीं। अब कुछ शेयर होल्डर चाहते हैं कि नहीं इंदौर में रहते हैं अपन, मुंबई नहीं चलते। कुछ शेयर होल्डर चाहते हैं कि नहीं मुंबई शिफ्ट कर देना चाहिए। तो फिर डिसीजन कैसे लेंगे? मेजोरिटी से। मेजोरिटी देखने के लिए क्या कराऊं? वोटिंग। तो जो इंदौर के फेवर में वोट देना चाहते हैं हम उनसे वोट काउंट करवा लेंगे, फिर बोलेंगे मुंबई के फेवर में कौन वोट देना चाहता है वो वोट दे दो, उनको काउंटिंग कर लेंगे। जिस तरफ ज्यादा वोट होंगे वो डिसीजन हो जाएगा। तो डिसीजन चाहे बोर्ड ले चाहे डिसीजन शेयर होल्डर ले, डिसीजन हमेशा मेजोरिटी से लिया जाता है। मेजोरिटी के लिए वोटिंग करवाई जाती है, वोटिंग के थ्रू रेजोल्यूशन पास किया जाता है। अब यार ये रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है यार? इट इज अ वे टू असर्टेन विश ऑफ मेजोरिटी। वे मतलब मेथड, मींस तरीका, असर्टेन फाइनलाइज करना, विश ऑफ मेजोरिटी, विश मतलब इच्छा, मेजोरिटी की इच्छा। तो डिसीजन, कंपनी में डिसीजन हमेशा मेजोरिटी से लिया जाता है। बोलो मत, बैठे रहो चुपचाप। कंपनी में डिसीजन हमेशा मेजोरिटी से लिया जाता है, चाहे बोर्ड ले
चाहे शेयर होल्डर ले, डिसीजन तो हमेशा मेजोरिटी से होगा। एंड मेजोरिटी देखने के पर्पस से वोटिंग कराई जाती है एंड वोटिंग के थ्रू क्या पास किया जाता है, रेजोल्यूशन। बोले अब ये रेजोल्यूशन क्या होता है, तो इट इज अ वे टू असर्टेन विश ऑफ मेजोरिटी। और डिटेल देख लेते हैं, है ना। तो डिसीजन हमेशा लिया जाता है मेजोरिटी से, चाहे डिसीजन शेयर होल्डर ले रहे हो, चाहे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले रहा हो, डिसीजन हमेशा लिया जाता है मेजोरिटी से। ये समझ में आया। मेजोरिटी देखने के लिए वोटिंग कराई जाती है, वोटिंग के थ्रू रेजोल्यूशन पास किया जाता है। क्लियर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब किसी मैटर पर डिसीजन लेना चाहते हैं तो पहले वो अपनी मीटिंग करेंगे, जिसे बोर्ड मीटिंग कहा जाता है। शेयर होल्डर अगर किसी मैटर पर डिसीजन लेना चाहता है तो सब मिलेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे, उस मिलन को जनरल मीटिंग कहा जाता है। तो डायरेक्टर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं, डायरेक्टर्स जब मिलते हैं उसे बोर्ड मीटिंग कहते हैं। शेयर होल्डर मिलकर डिसीजन लेते हैं, जब शेयर होल्डर मिलते हैं उसे जनरल मीटिंग कहते हैं। जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होता है, अच्छा बोर्ड हो चाहे शेयर होल्डर हो, डिसीजन तो मेजोरिटी से लेना यार। जब डिसीजन मेजोरिटी से लेना है तो रेजोल्यूशन पास करेंगे। तो जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होता है उसे जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन कहते हैं। बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होता है उसे बोर्ड रेजोल्यूशन कहते हैं। जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन शेयर होल्डर पास करता है, जनरल मीटिंग में डिसीजन शेयर होल्डर लेता है, डिसीजन लेने के लिए रेजोल्यूशन पास करता है, और जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होता है उसे जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन कहते हैं। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेजोरिटी से लेते हैं, मेजोरिटी के लिए वोटिंग कराते हैं, वोटिंग के थ्रू रेजोल्यूशन पास करते हैं। बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास करते हैं उसे बोर्ड रेजोल्यूशन कहते हैं। अब जो जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन है वो 3 तरह के होते हैं। जो जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन है वो 3 तरह के होते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। बोलो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। बोले यार ये क्या है। अब तो जब किसी मैटर पर शेयर होल्डर को डिसीजन लेना है तो वो क्या पास करेंगे, रेजोल्यूशन। ठीक है, क्या पास करेंगे वो, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कितने तरह के हो गए, 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कौन सा रेजोल्यूशन पास करें। तो यार ये लिखा होता है सेक्शन में, ये लिखा होता है प्रोविजन में कि यार इस मैटर पर शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगा तो हम ऑर्डिनरी कर देंगे, इस मैटर पर शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा तो हम स्पेशल कर देंगे। आप समझे मेरी बात। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे हम प्रोविजन पढ़ेंगे उसमें आएगी, लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वर्ड डेली आने वाला, बोर्ड रेजोल्यूशन वर्ड डेली आने वाला, बोर्ड मीटिंग वर्ड, जनरल मीटिंग वर्ड, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, ये वर्ड डेली आने वाले हैं। हम तो केवल इनका मीनिंग देख रहे हैं, वो भी बेसिक मीनिंग। लीगल डेफिनेशन इनकी, टेक्निकल डेफिनेशन इनकी जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब बताऊंगा। मैंने ओवरव्यू दिया है, मैंने चैप्टर पढ़ाना चालू ही नहीं किया है अभी। हम कल से स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर जनरल मीटिंग वाला, बट अब जनरल मीटिंग का चैप्टर है तो उसमें जनरल मीटिंग की डिटेल मिल जाएगी, फिर बोर्ड मीटिंग का चैप्टर है उसमें बोर्ड मीटिंग की डिटेल मिल जाएगी। बट तब तक आप ये तो समझो कि जनरल मीटिंग किसकी होती है। तो बोले यार शेयर होल्डर की होती है। बोले क्यों होती है। बोले डिसीजन लेते हैं कंपनी के बिहाफ पर। तो बोले कंपनी खुद नहीं ले सकती क्या, नहीं ले सकती ना, क्योंकि कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये लिंक समझ में आना चाहिए अपने को, तब जाकर प्रोविजन पढ़ने में मजा आएगा। तो शेयर होल्डर जो रिजोल्यूशन पास करता है वो 3 तरह का होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अब बोले यार ये ऑर्डिनरी कब पास करेंगे, स्पेशल कब करेंगे, तो ये सब प्रोविजंस के अंदर लिखा रहेगा। जैसा प्रोविजन में लिखा है हमें तो वैसा ही करना है। अगर प्रोविजन में लिखा है कि इस मैटर पर शेयर होल्डर डिसीजन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके लेगा तो हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके ले लेंगे। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब
50% से ज्यादा शेयर होल्डर की कंसेंट। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब मोर देन 50% शेयर होल्डर की कंसेंट। क्या मतलब, सपोज कंपनी के अंदर 80 शेयर होल्डर है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी में कितने हैं, 80। अब किसी मैटर पर हमें क्या लेना है, डिसीजन लेना है। एंड डिसीजन लेने के लिए बोला है कि कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो हमें शेयर होल्डर की क्या बुलानी पड़ेगी, वेरी गुड, मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जिसे क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग बोलते हैं। जनरल मीटिंग में कौन आएंगे, सारे शेयर होल्डर आएंगे। क्या सारे आ जाएंगे जरूरी है क्या, बोले नहीं। सपोज कंपनी में 80 शेयर होल्डर हैं और मीटिंग में प्रेजेंट जो हैं वो कितने हैं, 60, तो भी चलेगा। अब कम से कम कितने मेंबर्स आना चाहिए वो मैं प्रोविजन में बताऊंगा आपको आगे, है ना। तो जितने आए हैं हमेशा हम उन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्या मतलब, हमने बोला कि 50% से ज्यादा की कंसेंट चाहिए, तो मेंबर्स अगर 60 प्रेजेंट है मीटिंग में तो इसका आधे से ज्यादा मतलब 31 मेंबर्स की कंसेंट चाहिए। तो अगर 60 मेंबर वोट कर रहे हैं, 60 मेंबर्स वोट कर रहे हैं, तो उसका 50% हुआ 30 और 50 से ज्यादा हुआ 31। सपोज 80 के 80 मेंबर अगर आ गए होते तो वोटिंग कितने जने कर रहे थे, 80, तो मुझे 80 की मेजोरिटी देखनी है। 80 का आधा हुआ 40, तो आधे से ज्यादा हुआ 41। 41 अगर फेवर में वोट दे देंगे तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। 41 से कम वोट आए तो रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा यही है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 50% से ज्यादा की कंसेंट। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होगा, सब प्रोविजन में लिखा है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए 50% से ज्यादा, 50 भी नहीं बेटा, है ना। सपोज अगर 80 हैं और 40 फेवर में वोट दे रहे हैं और 40 ही अगेंस्ट में वोट दे रहे हैं, तो ये इक्वल हो गया। मुझे तो 50 से ज्यादा की वोटिंग चाहिए। क्या लिखा हुआ है यहां, मोर देन 50%, 50 भी नहीं, 50 से ज्यादा। तो अगर 80 है तो 41 तो फेवर में चाहिए। ये समझ में आया, है ना। फिर क्या बोला कि अगर बोला है कि एसआर पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तो क्या, तो सपोज वही 80 मेंबर हैं, मीटिंग में प्रेजेंट भी 80 ही हैं, तो इनका 75% और मोर की कंसेंट चाहिए, है ना। तो एसआर के लिए मुझे 75% या ज्यादा की क्या चाहिए बेटा, कंसेंट चाहिए। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए 75% या ज्यादा की कंसेंट चाहिए। तो अगर 80 मेंबर वोट कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में 60 का फेवर में वोट आना जरूरी है ना। 20 अगर अगेंस्ट में भी है तो चलेगा, क्योंकि 60 ने अगर फेवर में वोट दे दिया तो 75% ने फेवर में वोट दे दिया। यहां 75 और मोर है, मतलब 75 भी चलेगा, बट यहां मोर देन 50 है तो 50 नहीं चलेगा, मोर देन 50 चाहिए। आप समझे मेरी बात। तो शेयर होल्डर जब जनरल मीटिंग में डिसीजन लेते हैं, फटाफट से रिवाइज करना, शेयर होल्डर जब जनरल मीटिंग में डिसीजन लेते हैं रिजोल्यूशन पास करके लेंगे। जनरल मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास होते हैं उन्हें जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन कहते हैं। कितने तरह के होते हैं, वेरी गुड, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, ऑर्डिनरी होता है, स्पेशल होता है, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, बोलते जाना चुप बैठे रहे। कब ऑर्डिनरी पास करना है, कब स्पेशल, बोले प्रोविजन में लिखा होगा। अगर ऑर्डिनरी पास करना है, हाँ वेरी गुड, तो मोर देन 50% की कंसेंट। जो मीटिंग में आए हैं और वोट दे रहे हैं उनकी मेजोरिटी देखी जाती है, जो नहीं आए हैं उनसे हमें मतलब नहीं है। जैसे अभी दिल्ली के अंदर वोट होने वाला है, सपोज दिल्ली के अंदर वोटिंग होने वाली है, तो क्या दिल्ली की सारी पब्लिक आकर वोट दे देगी, कभी नहीं हुआ, 100% वोटिंग होती नहीं है। तो जो वोट देने आते हैं उनकी मेजोरिटी देखी जाती है। यहां पर भी वही होगा, जो वोट दे रहा है उसकी मेजोरिटी देख लेंगे अपन, बढ़िया है ये तो। फिर दूसरा हमें बोला है स्पेशल रिजोल्यूशन बोला था, तो 75% या ज्यादा की कंसेंट हो जाएगी।
एंड अगर रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस है तो बेटा इसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ती है, और वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर होती है। ये 2 या 3 मैटर 4 मैटर ही है एक्ट में पूरे ऐसे, तो ये तो फ्रिक्वेंटली आएगा नहीं। जब इसका सेक्शन आएगा, सेक्शन 114 115 जब आएंगे तब मैं ये समझा दूंगा। हाँ, ये रेगुलर वर्ड आएंगे, इनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ अच्छे से? वेरी गुड। अब बोर्ड मीटिंग में भी रिजोल्यूशन पास होते हैं जिन्हें बोर्ड रिजोल्यूशन कहते हैं, वो ऑर्डिनरी या स्पेशल नहीं होते हैं। बोर्ड मीटिंग के रिजोल्यूशन को बोर्ड रिजोल्यूशन कहा जाता है। जनरल मीटिंग की रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी, स्पेशल और रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस होते हैं। बट बोर्ड मीटिंग के रिजोल्यूशन को तो बोर्ड रिजोल्यूशन ही कहते हैं। हाँ, डिसीजन वहां भी मेजोरिटी से ही होगा। तो नॉर्मली बोर्ड रिजोल्यूशन कौन सा वाला होता है? मोर देन 50% की कंसेंट। नॉर्मली बोर्ड रिजोल्यूशन कौन से वाला होता है? मोर देन 50% की कंसेंट। बट कंपनीज एक्ट में 3 मैटर ऐसे हैं जिसमें सारे डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए होती है। हाँ, कंपनी एक्ट में केवल 470 सेक्शन में से केवल 3 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें बोला गया है कि आपको सारे डायरेक्टर की कंसेंट लेना जरूरी है। अदरवाइज केवल 50% से ज्यादा की कंसेंट, बट इसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नहीं बोलेंगे, फिर भी कहलाएगा ये बोर्ड रिजोल्यूशन ही, क्योंकि ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन तो कहां होते हैं मेरे बच्चे? जनरल मीटिंग के अंदर होते हैं। आप समझे मेरी बात? चलिए कंक्लूड करते हैं अपन। तो डिसीजन चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले या शेयर होल्डर ले, हमेशा कैसे लिया जाता है? मेजोरिटी से। मेजोरिटी देखने के लिए बोलते जाओ, वोटिंग कराते हैं, वोटिंग के थ्रू रिजोल्यूशन पास करते हैं। जनरल मीटिंग वाले रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन कहलाते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, ऑर्डिनरी, स्पेशल, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। कब कौन सा पास करना है? बोले प्रोविजंस में लिखा होगा, वहीं से याद करेंगे। बट अगर ऑर्डिनरी बोला है तो 50% से ज्यादा की कंसेंट, 50 नहीं चलेगा, 50 से ज्यादा। स्पेशल बोला है तो 75 भी चलेगा या उससे ज्यादा चलेगा, और इसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ती है। बोर्ड मीटिंग में जो रिजोल्यूशन होते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन होते हैं, उन्हें ऑर्डिनरी या स्पेशल नहीं कहा जाता है। वो नॉर्मली ऑर्डिनरी कंसेंट वाले ही होते हैं, ऑर्डिनरी मेजोरिटी वाले, मतलब 50% से ज्यादा की कंसेंट। 3 मैटर ऐसे हैं जो हम सेक्शन पढ़ेंगे तभी बताऊंगा, जिनमें सारे डायरेक्टर्स की क्या लगती है? कंसेंट। एक तो सेक्शन 186, 203 रिमूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, बट डिटेल इनके अपन प्रोविजंस के साथ ही पढ़ेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये 2 दिन के लेक्चर में मैंने आपको केवल बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई। सबसे पहले कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ा हमने, दूसरा हमने कंपनी की लीगल डेफिनेशन देखी, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है ब्रीफ में पढ़ा बहुत, बट केवल ओवरव्यू दिया मैंने। फिर कंपनी की वर्किंग कैसे होती है मैंने डिटेल में बताया आपको, कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर काम करेंगे एंड डिसीजन हमेशा मेजोरिटी से होगा। तो ये हमने कंपनी की वर्किंग देखी कि कंपनी काम कैसे करती है, क्योंकि कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं ना यार, तो काम या तो बोर्ड करेगा या शेयर होल्डर, तो वो किस तरह से काम करते हैं हमने ये देखा। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर से, जिसमें एक एक चीज अब पूरी डिटेल में आएगी। अभी तक केवल ओवरव्यू चल रहा था, अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जनरल मीटिंग वाला, जिसमें एक एक चीज हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, कल मिलते हैं। टिल देन जय श्री कृष्ण।